हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो कराने जा रहा हूँ। बच्चों, इससे पहले 3 चैप्टर मेरे चैनल पे क्लास +1 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से वो तीनों चैप्टर्स कंप्लीट करके अपनी नोटबुक्स भी कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी मेरे को सेंड करिए, मैं आपको उसकी सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और नोट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज डालिए, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा स्पीड पोस्ट के ज़रिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक 3 चैप्टर्स मैं करवा चुका हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। काफ़ी बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर क्या अकाउंट्स में थ्योरी ही होती है? क्योंकि बच्चों पहले 6-7 चैप्टर अकाउंटेंसी में थ्योरेटिकल ही हैं, क्योंकि बेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको लेके आप परेशान मत होइए, बस ये 5-6 चैप्टर एक बार निपट जाएं, थ्योरेटिकली बेस बन जाए, समझ आ जाए कि अकाउंटेंसी क्या होती है, कैसे अकाउंट्स लिखते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, फिर हम आगे प्रैक्टिकल हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 क्या है बच्चों? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब हम अकाउंटिंग किस बेसिस पे करते हैं? बच्चों, अकाउंटिंग करने के 2 बेसिस होते हैं, एक होता है अक्रूवल बेसिस, दूसरा होता है कैश बेसिस। तो बच्चों इसको समझाने के लिए मैंने इसको डिफरेंस के फॉर्म में बताया है। ठीक है, इससे समझना आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। बिकॉज जब हम किसी भी चीज़ को यहाँ से देखते हैं, हाँ, जब हम किसी भी चीज़ को डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा और आसान हो जाता है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ कैश बेसिस को समझो या एक्रूवल बेसिस को समझो तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि खासकर जो पहली बार पढ़ रहे हो। इसलिए हम इसको डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्रूवल बेसिस, एक तरफ मैंने लिख लिया, दूसरी तरफ लिख लिया कैश बेसिस। तो पहला जो डिफरेंस का बेसिस है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बच्चों इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ रहा है? बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है बच्चों, किस में रिकॉर्ड हो रही हैं? वो अक्रूवल बेसिस पे कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दोनों रिकॉर्ड हो रही हैं। ठीक है जी, समझ लग रही मेरी बात? ओके, तो और जो कैश बेसिस है उस पर क्या होगा? बच्चों जो कैश बेसिस है आप देख रहे हो, कैश बेसिस में ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अब बात फिर ये आ गई, डिफरेंस में ये बात आ रही है कि कैश या क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? कैश मतलब यदि आप कोई सामान खरीदते हो या बेच रहे हो, आप पैसा पे कर रहे हो सेम टाइम पे और उसी वक्त आपको यहाँ सेल के वक्त पैसा मिल रहा है तो उसको कैश सेल कहेंगे। ठीक है, अगर आपने बिजली का बिल जब पे कर दिया उसको कैश पेमेंट बोल देंगे। किसी से कमीशन रिसीव हो गई है तो वो कैश रिसीट हो गया। और क्रेडिट का मतलब है कि आपने उधार किया है या वो खर्चा आउटस्टैंडिंग हो गया है। जैसे सपोज आपने आज किसी से, जैसे कोई बिजली का बिल ही देना था, आज आपका ड्यू है लेकिन आज आपने दिया नहीं अभी तक, तो वो क्या हो गया? वो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो वो क्रेडिट में चला जाएगा। तो इसका मतलब बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन अक्रूवल बेसिस एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस। और बच्चों दूसरा क्या है? प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में है, तो इसमें अक्रूवल बेसिस में क्या है? आर रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में रिकॉर्ड करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कैश बेसिस में आर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो हमने ड्यू होने से पहले ही पे कर दिए, मतलब पेड इन एडवांस। और आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बेटा जो ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। इस तरीके के एक्सपेंसेस को हम अक्रूवल बेसिस में रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इसमें जब हम कैश बेसिस पे बनाएंगे तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों अक्रूड इनकम कौन सी होती है? जो ड्यू हो चुकी है लेकिन अभी तक हमें मिली नहीं है। और रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब जो इनकम हमें एडवांस में मिल चुकी है। ये बच्चों क्या होगा? जो अक्रूवल बेसिस है उसमें तो ये रिकॉर्ड की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस बनाते समय, लेकिन
कैश बेसिस पे इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिस है जो, उसमें क्या कहना चाह रहा है एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस। बच्चों करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज एसरटेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड क्रेडिट। ठीक है बच्चों, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज एसरटेन्ड बिकॉज इट रिकॉर्ड बोथ कैश एंड क्रेडिट। इससे मतलब सही तरीके से हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, क्योंकि हम दो सारी ट्रांजैक्शंस कैश या क्रेडिट वाली रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पे करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी एसरटेन्ड। कैश बेसिस पे करेक्ट प्रॉफिट एंड या लॉस पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उस पीरियड में जो कैश में पेमेंट हुई है। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते ही नहीं हैं, इसलिए करेक्ट प्रॉफिट का हमें पता चलता ही नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं टेक्निकल नॉलेज के 5th पॉइंट पे। बच्चों टेक्निकल नॉलेज क्या चीज़ है, इसका मतलब जो एक्सपर्टाइज चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, या यूँ कह लीजिए एक समझ चाहिए, एक क्वालिफिकेशन चाहिए, वो टेक्निकल नॉलेज चाहिए जो अकाउंटेंसी पढ़ के, एडवांस्ड अकाउंटेंसी पढ़ के ही आएगी। इट रिक्वायर्स टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि अक्रूवल बेसिस पे बुक्स लिखने के लिए आपके पास टेक्निकल नॉलेज चाहिए, और कैश बेसिस पे इट डजंट रिकॉर्ड टेक्निकल नॉलेज। और बच्चों लीगल पोजीशन क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 है वो अक्रूवल बेसिस को रिकॉग्नाइज करता है, वो कैश बेसिस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। मतलब कंपनीज अकाउंट में हम कैश बेसिस पे जब अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, और यदि कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करी तो वो मान्य नहीं होती, वो अक्रूवल बेसिस पे ही करनी पड़ती है। ठीक है बच्चे। एक्सेप्टेबिलिटी, मोर एक्सेप्टेबल, अक्रूवल बेसिस है बच्चों जो, वो मोर एक्सेप्टेबल है एज इट रिकॉर्ड्स करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करता है। और ये लेस एक्सेप्टेबल है बिकॉज इट डजंट रिकॉर्ड करेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये डायरेक्ट मतलब ये सीधे इनकम को और एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं करता, सारे रिकॉर्ड नहीं रखता, ये सिर्फ कैश बेसिस वाले को ही रिकॉर्ड करता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का है इट इज़ मोर रिलायबल, ये ज़्यादा रिलायबल होता है, और इट इज़ लेस रिलायबल, और ये लेस रिलायबल है। और सूटेबिलिटी क्या है, एज इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और सूटेबिलिटी अक्रूवल बेसिस की अगर बात करें तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और अगर कैश बेसिस की बात करें तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारा आ गया सारा अक्रूवल और कैश बेसिस का डिफरेंस। बच्चों अगर मान लो आपको सिर्फ कैश बेसिस ही लिखने को आए तो यही 9 सेंटेंस आप लिख सकते हो आराम से याद करके, यही इसके फीचर हैं। और यदि अकेला आपको अक्रूवल बेसिस पूछा जाए या उसके बारे में लिखना हो तो आप इस सारे 9 सेंटेंसेस बना सकते हो इसके, और यही इसके फीचर्स भी हैं। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसके कंपैरिजन के साथ साथ एक तरह से ये मल्टी टास्क क्वेश्चन हो गया। इसमें आप 3 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। एक तो डिफरेंस आ गया, दूसरा व्हाट इज अक्रूवल बेसिस, तीसरा आ गया व्हाट इज कैश बेसिस, और रादर चौथा ये बन गया कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ अक्रूवल बेसिस एंड कैश बेसिस। वो भी आप इन्हीं 9 पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो सेपरेटली। ठीक है बच्चों, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अक्रूड इनकम क्या होती है और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है। बच्चों देखो ये बहुत सिंपल और 1 लाइनर मैंने लिखा है ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि भारी भरकम वर्ड्स का इस्तेमाल करना और बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स तो ऑलरेडी आपकी बुक्स में हैं, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए ही तो वीडियोज़ को देख रहे हो मेरी, तो इसलिए मैं आपको 1 लाइन में समझाता हूँ, एक लाइन में संक्षेप में समझाता हूँ कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच हैव बीन इंकर्ड, जो इंकर्ड किए गए हैं बट हैव नॉट येट पेड ड्यूरिंग दैट अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो इंकर तो हो गए हैं, खर्च तो मतलब हो गया है बट अभी तक वो पेमेंट उसकी नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया आउटस्टैंडिंग रेंट भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस भी हो सकता है, आपने यूज़ तो कर लिया, कंज्यूम तो कर लिया, लेकिन अभी तक वो पे नहीं किया, और जब तक वो पे नहीं किया तब तक वो क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग। ठीक है बच्चों, कोई भी खर्चा। और प्रीपेड, सो प्रीपेड वो हो गए एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन पेड इन एडवांस, मतलब वो ड्यू नहीं थे, आपने समय से पहले डिपॉजिट करा दिए। फॉर एग्जांपल आप इंश्योरेंस भी पहले डिपॉजिट करा सकते हो एडवांस में, टैक्स भी एडवांस में जमा करवाना पड़ता है कई बार,
रेंट भी एडवांस में जमा कराना पड़ता है, ठीक है। तो वो खर्चे जो ड्यू नहीं हुए वो आप पहले जमा करा देते हो उसकी ड्यू डेट से पहले, तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे हम बढ़ते हैं इनकम, अक्रूड इनकम की तरफ। बच्चों अक्रूड इनकम क्या होती है? इट इज़ द इनकम विच हैज़ बीन अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, जो अर्न की जा चुकी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो इट इज़ दैट इनकम विच हैज़ बीन रिसीव्ड बिफोर इट हैड बीन अर्नड। तो ये वो इनकम है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जो समय से पहले मिल गई है, अभी ड्यू नहीं थी। जैसे मुझे किसी से रेंट इन एडवांस मिल गया, मैंने कोई अपनी दुकान किराए पे दी हुई है, उसका किराया मैंने उसे 2 या 4 महीने का एडवांस में ले लिया, तो वो मेरी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है जब तक उसका ड्यू पीरियड नहीं आ जाता, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि कैश बेसिस के फ़ायदे या नुकसान क्या हैं, तो जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश बेसिस में एडवांटेजेस। इट इज़ ए सिंपल, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत सिंपल है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। कैश आएगा तो रिकॉर्ड करना है, कैश पे करोगे तो रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट। फ्यू एडजस्टमेंट एंड एस्टिमेट्स आर रिक्वायर्ड, थोड़े ही एडजस्टमेंट्स या एस्टिमेट्स की ज़रूरत हो सकती है, अदरवाइज उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स, और प्रोफेशनल्स ही इसको इस तरीके से अकाउंट्स लिखते हैं कि जब पैसा आएगा तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे, जब वो पेमेंट करेंगे तब वो रिकॉर्ड करेंगे। तो ये प्रोफेशनल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये लोग इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं कैश बेसिस पे। और बच्चों इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता या ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं मिलता, क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है या जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है उसकी डिटेल इसमें नहीं होती, तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पता चल ही नहीं सकता। इट डजंट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि बच्चों मैचिंग प्रिंसिपल में हमने पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में कि सेम पीरियड के एक्सपेंसेस को सेम पीरियड की रेवेन्यू के साथ ही माइनस करना पड़ता है, इनकम के साथ माइनस करना पड़ता है, तभी हम सेम मतलब सही प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो इसलिए ये मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, और इसमें से कैश बेसिस से हमें उसका कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स का भी पता नहीं चलता। कैपिटल आइटम्स कौन सी होगी बच्चों? जो एसेट्स से रिलेटेड है, और रेवेन्यू आइटम जो हमारे डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अक्रूअल बेसिस, बच्चों अक्रूअल बेसिस क्या है? अक्रूअल बेसिस मैंने जैसे बताया कि जिसमें बहुत कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अक्रूअल बेसिस। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो बच्चों एडवांटेजेस है, इट इज़ ए साइंटिफिक तरीका, साइंटिफिक मेथड है, बेसिस है अकाउंटिंग लिखने का, क्योंकि इसमें बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर, बिकॉज चाहे खर्चा इस मंथ का हमें अभी पे नहीं किया, लेकिन वो उस अकाउंट्स में आना चाहिए, क्योंकि वो उसी पीरियड से रिलेटेड है, तभी हम सही प्रॉफिट या लॉस को डिफाइन कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। सो इट प्रोवाइड्स कंप्लीट पिक्चर। इट डिस्क्लोज्ड करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस की आपको सही पिक्चर, सही एसेट्स लाइबिलिटीज़ का भी इसी से पता चलेगा, और सही प्रॉफिट एंड लॉस भी अक्रूअल बेसिस से ही पता चलेगा। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ये सिंपल मेथड नहीं है, इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस या प्रोविजंस या एस्टिमेट्स का सहारा लेना पड़ सकता है, ठीक है। और दूसरा है टू लेंथी, और ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। और तीसरा डिसएडवांटेजेस है कि प्रॉफिट एंड लॉस कैन नॉट बी फाइंड ईजिली, इसमें प्रॉफिट या लॉस को ईजिली फाइंड नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर हमारा 4th कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये देखो मैंने कितना सिंपल तरीके से आपको ये एक्सप्लेन किया है। बुक्स में आपके साथ पास बहुत सारी डिटेल्स हैं, वो ठीक है, एक बार आपने स्कूल में भी पढ़ी, आपको नोट्स बनाने को भी मिल गए होंगे, और यहाँ से संक्षेप में आप बहुत ही प्रिसाइज और सिंपल वर्ड्स, और वो जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करने वाले वर्ड्स का चुनाव करके सेलेक्ट करके मैंने ये बनाए हुए हैं नोट्स आपके लिए। तो आप इसे पढ़ के अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लीजिए, जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड है। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। और अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज भेजिए, मैं आपको नोट्स स्पीड पोस्ट के थ्रू अवेलेबल करा दूँगा। और
आप हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो कि प्रैक्टिकल का है अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस के वीडियोस देख के अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।